हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीज़नशिप पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नागरिकता। अब आप में से कई बच्चों को इससे रिलेटेड कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि आप बाय बर्थ अपने घर में रह रहे होते हैं, अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में रह रहे होते हैं, पर आपको इसका बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आप जिस स्टेट या जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे आपको रहने का लीगली राइट होता है। सबके मन में ये होता है कि भाई हमारे पापा दादा वगैरह सब यहीं पे रहे हैं तो हमें मतलब लीगली राइट है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम किसी कंट्री में रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पे हमें एक पूरी तरीके से एक लीगली राइट चाहिए होता है, वहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के रूप में। ठीक है, वहाँ पे हम रह रहे हैं तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से रहेंगे। अब ये राइट हमें कैसे कैसे मिलते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम जब किसी पावर या किसी लॉ की बात करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लॉ या वो पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या वो कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिटीज़नशिप, ये टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसके बारे में बताया गया है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि सिटीज़नशिप होती क्या है। ये सिटीज़नशिप जो होती है वो हर एक मेंबर को दी जाती है। जैसे अभी आप सब लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो आपके पापा से आपको इंडियन सिटीज़नशिप मिली है बाय बर्थ। ठीक है, आपके पिताजी यहीं पे थे, उनके थ्रू आपका जन्म हुआ है, आपको आपके फादर से, मदर से आपको वहाँ उनकी जो सिटीज़नशिप है वो मिली है। इसको हम कहते हैं बाय बर्थ सिटीज़नशिप। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है और हम में से कई बार इसको कोई सोचता भी नहीं है। ठीक है, उस सिटीज़नशिप से हमें क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं या 18 साल के हो जाते हैं, तो हमें कई तरीके की सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम इंडिया के सिटीज़न हैं। 18 साल से पहले भी हमें कई प्रकार के राइट्स मिले होते हैं, पर जो फुली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है वो हमें 18 के बाद ही मिलते हैं। तो सिटीज़नशिप क्या होती है, एक टाइप की आप इसको समझ सकते हो कि एक मेंबरशिप। जैसे आप अमेज़ॉन प्राइम की या नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ख़रीदते हैं, ठीक है, ये उसी तरीके की मेंबरशिप है, पर आप इसको ख़रीद नहीं सकते हो। ठीक है, ये कुछ कानून के द्वारा ही आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स के, कि अगर किसी भी इंसान को सिटीज़नशिप मिल रही है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ के बेनिफिट समझ में नहीं आते या कोई बेनिफिट नहीं दिखता, तब तक हम उस तरफ नहीं जाते। तो जो सिटीज़नशिप दी गई है तो बेसिकली हमें क्यों दी गई है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपको सिटीज़नशिप मिली है किसी कंट्री की, तो कोई भी आपको उस देश से नहीं निकाल सकता। ठीक है, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया से कोई भी निकाल नहीं सकता। अगर आप किसी काम से या स्टडी से किसी बाहर देश में गए, अमेरिका या भाई किसी भी फॉरेन कंट्री में गए हैं, तो आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको वहाँ की पर्टिकुलर परमानेंट सिटीज़नशिप ना मिली हो। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जाते हैं तो उसके बाद आपको वो वापस डिवोट कर देते हैं। ठीक है, पर इंडिया से कभी भी कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। सेकंड है कि आपकी जो सिटीज़नशिप होगी वो बाय बर्थ आपके बच्चों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। थर्ड है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, आपको आपकी फैमिली को एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। जैसे आप हो, आपके दादा परदादा हैं, सब इंडियन थे, आप भी इंडियन हो, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। फोर्थ आता है कि आपको अपनी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कि जो जिस कंट्री से रिलेटेड होता है। जैसे हम इंडियंस हैं तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अगर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाली जा रही है। फिफ्थ होता है हमारा कि हम पूरी इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली, हमें कोई नहीं रोक सकता। सिक्स होता है कि हम पॉलिटिकल राइट के बाउंडेशन में रहकर हम वोट दे सकते हैं फ्रीली। हमें जिस मतलब जो भी पार्टी हमारे फेवर में काम करे, जो हमें अच्छे लगे, उसके लिए हम वोट दे सकते हैं। अब हम एक एक करके जो हमारे सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 5 है वो 26 नवंबर 1949 इस डेट से
कुछ उसने ऐसी बाउंडेशन तय की थी कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा जो ये बातें मानेगा। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के अंदर उसका कोई आवास मतलब घर होना चाहिए। भारत के सीमाओं के अंदर ही उसका घर होना चाहिए, तो वो भारतीय माना जाएगा। दूसरा, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। तीसरा, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भी भारतीय होगा, ठीक है। और चौथा ये है कि जब हमारा संविधान बना, मतलब जब हमारे इसका प्रोसेस चालू हुआ, इससे पहले मिनिमम उस इंसान को इंडिया में रहते हुए 5 साल मतलब 5 साल से वो इंडिया में रह रहा होता है, ठीक है, या मतलब 5 साल तक उसने रहा होता है इंडिया के अंदर, तो वो इंडियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्टिकल 5 था, वो पहले ये निर्धारित करता था कि किसको इंडियन माना जाएगा और किसको नहीं। जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों पे ये बातें लागू होती हैं वो इंडियन है, जिन पे नहीं होती वो इंडियन नहीं होंगे। अब जो हमारा आर्टिकल 6 था, उसमें पाकिस्तानी माइग्रेटेड लोगों के लिए कुछ विशेष बातें बोली गई थी। जैसे कि क्या हुआ था कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो कई लोग इंडिया में आ गए थे और कई इंडिया के लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो इस केस में किसको सिटीजनशिप दी जाएगी और कैसे दी जाएगी? ना ही उनको 5 साल हुए थे, मतलब उनको तो कुछ महीने ही हुए थे, मतलब माइग्रेट हुए, तो उनमें कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, क्या है। तो इन्होंने एक छोटा सा प्रोविज़न बनाया था जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहा था। इन्होंने एक छोटी सी गाइडलाइन बनाई थी जिसमें ये था कि पहला ये होगा कि जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आया है, सिर्फ उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिनके पेरेंट्स या बच्चे या दादा दादी का बर्थ इंडिया में हुआ हो, सिर्फ उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। मतलब जो लोग इंडिया में रह रहे थे, बाद में वो चले गए पाकिस्तान में, और जब माइग्रेशन होने लग पड़ा, मतलब जब हमारा विभाजन हुआ, तब वो वापस इंडिया में आ गए, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसे केसेस ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मतलब रेयर हो चुका था। सेकंड ये था कि 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, जो आ गए वो ठीक है, और उसके बाद जो माइग्रेट होकर आए उनको मिनिमम वहाँ पे इंडिया में 6 महीने रहना पड़ा, और 6 महीने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ कि वो इंडियंस हैं। तो यहाँ पे कुछ 6 महीने के सिस्टम का कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, पर उनके अपने अपने लॉज थे, वो वही जाने। पर आर्टिकल 6 में हमें पाकिस्तान माइग्रेटेड लोगों के बारे में दिया गया था कि किन किन को सिटीज़नशिप दी जाएगी। अब हम बात करें आर्टिकल 7 की, तो ये भी पाकिस्तान माइग्रेटेड लोगों के लिए था। अब इस आर्टिकल में ये था कि कुछ लोग पहले पाकिस्तान चले गए, ठीक है, फिर बाद में लौट के पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो ये आर्टिकल उन लोगों के लिए बनाया गया जो 1 मार्च 1947 से पहले वहाँ पे चले गए थे और उसके बाद वापस इंडिया में आ गए। तो उनके लिए क्या क्या कानून, नियम, प्रोविजंस बनाए गए, उनसे रिलेटेड था। अब आर्टिकल 8 में हमारा क्या था, ये उन लोगों पे था, उन इंडियंस पे था जो कि मूल रूप से भारत के निवासी थे, पर शादी के कारण, एम्प्लॉयमेंट के कारण या एजुकेशन से रिलेटेड वो बाहर देशों में बस गए और कभी कभी इंडिया आते थे। मतलब वो इंडिया के भी सिटीज़न थे और वहाँ के भी सिटीज़न थे, बाहर के परमानेंट सिटीज़न नहीं थे। कुछ वीज़ा पे थे, कुछ वहाँ पे पक्के ग्रीन कार्ड के बेस पे पक्के भी हो जाते थे, परमानेंट भी हो जाते थे, पर वो स्टिल इंडिया के सिटीज़न भी रहते थे। तो आर्टिकल 8 में ऐसे लोगों पे कानून और नियम बनाए गए जो कि इंडिया मतलब बाय बर्थ वो इंडियन थे, ठीक है, पर काम से या शादी से या फिर एजुकेशन से वो बाहर बस चुके थे, उन पे ये कानून बनाए गए थे आर्टिकल 8 के तहत। अब बात करें आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 में सिंपल से एक बात कही ये थी कि उन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी जिनको ऑलरेडी किसी और देश की नागरिकता मिल चुकी है। जैसे हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ लोगों को बाहर देशों की नागरिकता परमानेंट मिल जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 9 में उसको क्लियर कर दिया कि जिसको बाहर की नागरिकता मिल चुकी है, किसी बाहर दूसरी कंट्री की नागरिकता मिल चुकी है, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, अगर होगी तो कैंसिल कर दी जाएगी। अब 10th जो आर्टिकल था हमारा, 10वां आर्टिकल था, उसमें ये बोला गया था कि जितने भी इंडिया के सिटीज़न होंगे, ठीक है, वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के अधीन होंगे, ठीक है। जो भी भारत के वासी होंगे, ठीक है, उनको यहाँ के संसद द्वारा बनाए गए जितने भी नियम और कानून हैं उनको मानना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 11 की, जो कि आखिरी आर्टिकल है हमारा इस सिटीज़नशिप का, ठीक है।
तो आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग हमारी पार्लियामेंट को ये पूरी तरीके से राइट दिया गया है कि अगर सिटीज़नशिप एक्ट में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस करना हो या फिर कोई भी बदलाव करना हो या किसी लॉ को हटाना हो या उनके जो मतलब बेसिक जो फीचर्स हैं उनको चेंज करना हो तो पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकता है। अब काफ़ी टाइम पहले हमारा एनआरसी का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मतलब पब्लिश हुआ था। एनआरसी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था नागरिकता कानून को लेकर। तो इसमें कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि पार्लियामेंट को या किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि वो सिटीज़नशिप एक्ट पे रूल बना सके या फिर पुराने रूल को हटा सके। तो उन सब के लिए आर्टिकल 11 था कि हाँ, आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पूरी तरीके से पावर देता है कि वो इन चीज़ों में अमेंडमेंट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है बहुत ईजीली। अब ये तो था हमारा सिटीज़न एक्ट को लेके कुछ आर्टिकल से। अब क्या होता है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है या कभी भी मतलब कोई भी लॉ वगैरह बनाया जाता है तो एंड में कभी ना कभी इसमें कोई ना कोई ग्लिच आ ही जाता है, ठीक है, कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए तो हम कभी एक्स्ट्रा फीचर के नाम पे 2-4 चीज़ें और ऐडअप कर देते हैं, पर उनको आर्टिकल के रूप में ना ऐड करके उनके एक राइट के रूप में ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे 2 और राइट हैं, PIO और OCI। ये दोनों नाम आपने बहुत कम सुने होंगे, पर वन बाय वन मैं इनको बताता हूँ कि ये PIO और OCI होते क्या हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं PIO कार्ड की। तो PIO कार्ड क्या होता है और किन्हें ये मिलता है? तो PIO कार्ड उनको मिलता है, उन लोगों को मिलता है कि जो विदेशी होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मतलब कोई भी पर्सन है वो अमेरिका में सेटल हो चुका है जाके, पर उसके दादा मम्मी पापा वो इंडिया में रहे हैं और वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी उनके मतलब दादा परदादा रहे हैं तो उनको ये कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपके दादा परदादा इंडियन रहे हैं तो आपको एक PIO कार्ड इशू कर दिया जाता है। मतलब जिसको इंडिया आना होता है, मतलब किसी न किसी काम से बार बार इंडिया आना होता है, या तो अपने माता पिता से मिलने या दादा दादी से मिलने के लिए मल्टीपल टाइम उनको ट्रैवल करना होता है इंडिया में, पर वो होते किसी और देश के नागरिक हैं पर उन्हें आना पड़ता है इंडिया पे, तो उनके लिए PIO कार्ड इशू किया जाता है। अब ये सिर्फ 15 साल के लिए ही इशू किया जाता है। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के लोगों को PIO कार्ड इशू ही नहीं किया जाता, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अफ़गानिस्तान, इराक। इन जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनको PIO कार्ड इशू किया ही नहीं जाता है। अब जो PIO कार्ड है वो ख़त्म कर दिया गया है, PIO कार्ड को OCI कार्ड में मर्ज कर दिया गया है। तो OCI कार्ड मतलब पहले ये 2 कार्ड होते थे, PIO और OCI, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। वैसे हमारे एक थर्ड और होता है, ठीक है, NRI तो आप सबने सुना होगा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये मतलब कि एक टाइप के इंडियंस ही होते हैं बट टेम्परेरी बेसिस पे बाहर रहते हैं, बस इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, बाकी इनको सारे सब तरीके के अधिकार होते हैं, सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो PIO जो है वो अब हट चुका है, वो OCI में मर्ज हो चुका है। अब हम बात करें OCI कार्ड की, तो वो भी PIO कार्ड की तरह ही होता है कि जैसे आप जो हैं वो विदेशी है और आपके मम्मी पापा या दादा दादी इंडियन रहे हैं, ठीक है, तो आपको OCI कार्ड इशू हो सकता है। पर PIO कार्ड में क्या था कि अब उन पे जो एक्ट लागू होता था कि 1935 का, पर इसमें एक्ट लागू होता था 1955 का। मतलब 1955 के अकॉर्डिंग अगर आपके दादा परदादा या मम्मी पापा इंडिया के सिटीज़न रहे हैं तो आपको OCI कार्ड मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें जो थे बेनिफिट बहुत सारे थे। अब PIO जो कार्ड था उसमें मतलब काफ़ी सारी कंट्री लिस्टेड थी, पर इसमें सिर्फ 2 कंट्री लिस्टेड थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर आपके जो मम्मी पापा या दादा दादी पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते थे तो आपको OCI कार्ड नहीं मिलेगा। PIO कार्ड में वैलिडिटी होती थी 15 साल की, इसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं थी। आप कितनी भी मतलब एक बार आपको OCI कार्ड इशू करवाना होता तो कितनी भी बार इंडिया आ जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी होती थी, मतलब जो इसके फीचर्स होते थे वो NRI कार्ड जो होते हैं उनके बराबर ही होते हैं। NRI कार्ड का तो मतलब NRI जो होते हैं वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं, तो वो इंडियन से कहलाते हैं। पर जो OCI कार्ड्स होल्डर होते हैं वो हमारे विदेशी ही कहलाते हैं, फॉरेनर्स ही कहलाते हैं। पर अगर वो जिन लोगों के पास OCI कार्ड है और वो मिनिमम 5 साल तक इंडिया में रह लेते हैं तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो ये था डिफरेंस।
एनआरआई जो होते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं। पीआईओ जो कार्ड होल्डर होते हैं, ठीक है, वो हमारे मतलब उनके माता पिता या फिर दादा दादी रहे हैं और 15 साल तक के लिए इसकी वैलिडिटी होती थी, और पीआईओ कार्ड हटा भी दिया गया है। पीआईओ कार्ड को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है, और ओसीआई में हमें एनआरआई जो होते हैं इनके इक्विवेलेंट हमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इनके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं उन लोगों के लिए जो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर वहाँ पे बस चुके हैं, उनके लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट या मैसेज करके बताइए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।